हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10 के विज्ञान के रसायन शास्त्र का जो आपका सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, उसी से संबंधित कुल 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे इस वाले वीडियो को बिल्कुल लास्ट एंड तक अगर देख लेते हैं तो दोस्तों आपके अम्ल क्षार एवं लवण वाले जो आपके चैप्टर है उसमें कुल जितने सारे मोस्ट आपकी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे दोस्तों कवर आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएंगे। इसलिए आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को चल रहा हूँ आपका जो पहला प्रश्न है उस पर। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आप लोगों से। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में। तो दोस्तों आप लोग बताना है कि अगर कोई पदार्थ अम्ल होता है तो उस पदार्थ का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग दोस्तों ऑप्शन को देख आप लोग बताना कि दोस्तों जो अम्लीय पदार्थ होता है उसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो अम्लीय पदार्थ होता है उसका जो जलीय विलयन होता है वो दोस्तों स्वाद में होता है खट्टा। ठीक है, क्योंकि आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि ज्यादातर जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टा ही होते हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर पहला का जो राइट ऑप्शन है वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे खट्टा को, यानी ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है निम्न में से एसिडस का अर्थ होता है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से जो एसिडस है उसका अर्थ क्या होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो एसिडस है वो एक प्रकार का दोस्तों लैटिन शब्द है जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। और जो यह एसिडस है दोस्तों वो आपके अम्ल का जो अंग्रेजी भाषा है ना एसिड, उसी से दोस्तों क्या किया गया है। ये दोस्तों मतलब कहने का मतलब कि जो आपका एसिडस है ना उसी से दोस्तों अम्ल का अंग्रेजी शब्द का रूपांतरण किया गया है जिसे हम लोग अंग्रेजी में एसिड के नाम से जानते हैं। यानी लैटिन भाषा में हम लोग उसी एसिड को एसिडस के नाम से क्या करते थे, जानते थे। और इस एसिडस का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है खट्टा, क्योंकि जो अम्ल होता है उसका जलीय विलयन का जो स्वाद होता है वो आपने अभी जाना वो कैसा होता है, वो खट्टा होता है। इसीलिए इसमें एसिडस का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा दोस्तों खट्टा। इसलिए 2 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं तीसरे नंबर पर। देखिएगा तीसरे नंबर में आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है निम्न में से एसिड का लैटिन शब्द है। देखिए दोस्तों आ गया ना वही क्वेश्चन घूम फिर कर। यहाँ पर आप लोग से क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से एसिड का लैटिन शब्द क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एसिड है वो तो आपको पता है कि एसिड जो है वो होता है अम्ल का अंग्रेजी नाम। ठीक है, और ये दोस्तों जो एसिड है इसका जो लैटिन शब्द है वो होता है क्या, तो एसिडस, जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना तुरंत जाना। इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर तीसरा का जो राइट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे किसको, तो ऑप्शन नंबर सी को। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी क्या करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं कौन, तो एसिडस। इसे दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिएगा। भस्म में वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में। देखिए दोस्तों जैसा आप लोगों ने अभी जाना कि अम्लीय पदार्थ का जो जलीय विलयन होता है वो स्वाद में होता है खट्टा, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ये बताना है कि जो क्षार होता है, जो भस्म होता है, क्षार को ही हम लोग भस्म के नाम से जानते हैं, तो उसके जलीय विलयन का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर कोई दोस्तों अगर आप लोग क्षार देखते हैं और उसका जलीय विलयन आप लोग लीजिएगा ना तो उसका जो स्वाद होता है वो होता है दोस्तों काफ़ी कड़वा होता है, समझे। मतलब उसको आप लोग निगल ही नहीं पाइएगा, खा ही नहीं पाइएगा, इतना कड़वा होता है कि मतलब कि दोस्तों हम लोग उसको अपने जीवा पर जैसे ही रखेंगे ना तो जीवा जो होता है उसके टेस्ट को बताता है कि कितना दोस्तों ये कड़ा है। इसीलिए चौथा का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए प्रश्न नंबर 5 में आप लोग से क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, इसमें दोस्तों कहा जा रहा है निम्न में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन जो होता है वो नीले लिटमस पत्र के सूचक को क्या करता है दोस्तों, लाल कर देता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी पदार्थ अगर नीले लिटमस पत्र के सूचक को अगर लाल लिटमस पत्र के रूप में अगर परिवर्तित कर दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो पदार्थ है वो एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ है, क्योंकि दोस्तों ऐसा जो गुण है वो केवल आपके अम्ल में ही पाया जाता है जो कि दोस्तों नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र के रूप में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। इसीलिए आप लोग हमेशा समझ के रखिएगा कि यदि कोई पदार्थ अगर उसका जो जलीय विलयन होता है अगर वो नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र के रूप में अगर चेंज कर दे रहा है तो वो दोस्तों जो आपका जलीय विलयन है वो अम्लीय पदार्थ का है। इसीलिए 5 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 6 नंबर पर। देखिए 6 नंबर में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है इनमें से किसका नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका अम्ल था उसका दोस्तों नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव पड़ता था, क्योंकि आप लोगों ने अभी जाना कि जो अम्ल है वह नीले लिटमस पत्र को क्या करता
करता है, लाल लिटमस पत्र के रूप में चेंज कर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र पर अपना प्रभाव डाल रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में, क्षार में। तो दोस्तों जो क्षार होता है वो क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र के रूप में परिवर्तित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी पदार्थ का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र के रूप में अगर चेंज कर दे रहा है तो दोस्तों वो जो जलीय विलयन होगा वो क्षारीय पदार्थ का होगा। ठीक है, यानी क्षार में एक ऐसा गुण होता है जो कि दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र के रूप में वो चेंज कर देगा। लेकिन यदि आप क्षारीय पदार्थ के जलीय विलयन को नीले लिटमस पत्र के ऊपर अगर आप लोग डालिएगा तो दोस्तों उस पत्र पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी दोस्तों उस नीले लिटमस पत्र को बिल्कुल उसके कलर को चेंज नहीं कर पाएगा, यानी उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो दोस्तों 6 होगा उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसे आप लोग हमेशा समझ के रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 7 नंबर पर। देखिए यहाँ पर 7 नंबर पर दोस्तों आप लोग से बोला जा रहा है इनमें से किसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन जो है वो विद्युत का संचालन करता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि विद्युत का संचालन करने के लिए किसी पदार्थ का जलीय विलयन में अपने आयनों को पृथक करना बहुत ही आवश्यक है। यानी जब भी कोई दोस्तों आयनिक यौगिक कि जल में घुलकर अपने आयनों को पृथक करता है तो हम लोग ये बोलेंगे कि उस जल में क्या हो सकता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। यानी दोस्तों उनका जो जलीय विलयन होगा वो विद्युत का संचालन कर पाने में सक्षम हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर जो ऑप्शन में देख रहे हैं ना, अम्ल, क्षार, लवण, इन तीनों के दोस्तों जो आयन होंगे वो जल में क्या करते हैं, वो पृथक हो जाते हैं। और जब इनके आयन जल में पृथक हो जाएंगे तो उस स्थिति में इनका जो जलीय विलयन होगा वो दोस्तों विद्युत धारा के प्रवाह को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रदर्शित करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर यह समझेंगे कि इन सभी का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। इसीलिए 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं 8 नंबर पर। देखिएगा 8 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है। इसमें दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है इनमें से किसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने जाना कि किसी पदार्थ का जलीय विलयन का विद्युत संचालन करने के लिए उस पदार्थ का उस जलीय विलयन में अपने आयनों का पृथक होना बहुत ही आवश्यक है। यदि किसी पदार्थ का दोस्तों जो आयन होंगे वो अपने जलीय विलयन में बिल्कुल भी पृथक नहीं हो पाएंगे तो दोस्तों जो जलीय विलयन होगा वो बिल्कुल भी विद्युत धारा के प्रवाह को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब ऑप्शन में देख रहे हैं ना 8 नंबर वाले जो आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एल्कोहल, ग्लूकोज, यूरिया, ये दोस्तों जो तीनों के तीनों जो आपके पदार्थ है ये दोस्तों क्या करते हैं कि जल में घुलकर अपने आयनों को बिल्कुल भी पृथक नहीं करते हैं। जब ये दोस्तों अपने आयनों को जल में बिल्कुल भी पृथक नहीं करेंगे तो उस स्थिति में इनका जो जलीय विलयन होता है वो बिल्कुल भी दोस्तों विद्युत धारा के प्रवाह को प्रदर्शित नहीं करता है। यानी कह सकते हैं कि इन पदार्थों का जो जलीय विलयन है वो बिल्कुल भी विद्युत का संचालन नहीं करता है। इसीलिए 8 का यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं दोस्तों 9 नंबर पर। देखिए इसमें दोस्तों आप लोग से क्या बोला जा रहा है, जल द्वारा विद्युत अपघट्ट का आयनों में विघटन होने की क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी जाना कि हम लोग आयनों का विघटन कब कर सकते हैं, जल द्वारा। यानी अगर कोई पदार्थ आपका अम्ल होगा या फिर क्षार होगा तो अपना अम्लीय और क्षारीय गुण क्या प्रदर्शित करेंगे, तो वो दोस्तों जलीय विलयन में ही प्रदर्शित करेंगे। यानी दोस्तों अम्लीय और क्षारीय गुण प्रदर्शित करने के लिए जल का होना बहुत ही आवश्यक होगा। ठीक है, तो उस जल में क्या करते हैं दोस्तों कि अपने आयनों को पृथक करते हैं। और जब ये अपने आयनों को पृथक करते हैं तो दोस्तों इनका जो जलीय विलयन है वो कहीं ना कहीं विद्युत धारा के प्रवाह को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों वो तैयार हो जाता है। तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि जो आपकी क्रिया होती है, जो दोस्तों विद्युत अपघट्ट का आयनों में जो विघटन होने की जो क्रिया होती है वो आपका कहलाता है आयनन। क्यों कहलाता है आयनन, क्योंकि दोस्तों उस जलीय विलयन में जो आपका पदार्थ होता है वो अपने आयनों को पृथक करता है। इसीलिए दोस्तों उस विद्युत अपघट्ट में इनके आयनों के विघटन होने की जो क्रिया है उसे हम लोग आयनन के रूप में जानते हैं। तो 9 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 10 नंबर पर। देखिए 10 नंबर में क्या कहा जा रहा है आप लोग से, अम्ल के अम्लीय गुण दर्शाने के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप लोग बताना कि इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आप लोग ने अभी जाना कि अम्ल हो या क्षार हो या लवण हो, इनका दोस्तों अम्लीय, क्षारीय और लवणीय गुण उनका प्रदर्शित करने के लिए जल का होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कोई वस्तु अगर आपका अम्ल होगा तो अपना अम्लीय व्यवहार तभी प्रदर्शित करेगा जब
दोस्तों हम लोग जल लेंगे, यानी जल की उपस्थिति में क्या करेगा, वो अपना अम्लीय गुण क्या करेगा दोस्तों, प्रदर्शित करेगा। इसीलिए अम्ल के अम्लीय गुण दर्शाने के लिए हवा, प्रकाश और क्षार अगर ना भी रहे, अगर केवल जल रहे, तो दोस्तों अपना अम्लीय व्यवहार बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसीलिए जल की उपस्थिति अनिवार्य है। तो 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 11 नंबर पर। देखिएगा 11 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, इसमें दोस्तों आप लोग से कहा जा रहा है आरहेनियस के अनुसार अम्ल जल में, देखिए आरहेनियस जो थे वो एक वैज्ञानिक थे जो कि रसायन शास्त्र का एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने दोस्तों अपने प्रयोगशाला में अपने प्रयोग, अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर यह प्रमाणित करके बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर या जल में विलय होकर अपने आयनों को पृथक करते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर कौन से आयन मुक्त करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, जिसका संकेताक्षर H+ होता है। वो क्या मुक्त करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। और यही रासायनिक जो क्रिया है वो आरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था अपने प्रयोग के आधार पर कि जो अम्लीय पदार्थ होता है वो जलीय विलयन में घुलकर क्या करता है कि वो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर पर। देखिए 12 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजन आयन जल के अणु से जुड़कर क्या बनाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई भी अगर अम्लीय पदार्थ लेते हैं, अगर उस अम्लीय पदार्थ को जल में डालेंगे तो वो जो अम्लीय पदार्थ होगा उस जलीय विलयन में अपने आयनों को पृथक करेगा। सपोज डेट जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर HCl एक अम्ल ले लिया और इस HCl अम्ल को अगर हम लोग दोस्तों जल में डालेंगे ना, जल में H2O में अगर हम डालेंगे तो दोस्तों ये जो H2O में हमने जल में जब डाला तो वो क्या करेगा, तो यहाँ पर आपको पता ना कि अणु से जुड़कर क्या बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को याद होना चाहिए कि अगर हम किसी भी अम्ल को जल में अगर डालते हैं तो उस जल में डालने से इनके जो आयन जो पृथक होते हैं तो दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके जो आयन है वो पृथक हो गए, किस रूप में, तो हाइड्रोजन पृथक हो गया किसमें, तो H+, क्योंकि दोस्तों जो आपका अम्ल होगा वो तो हाइड्रोजन आयन देगा, तो अपने हाइड्रोजन आयन के रूप में वो पृथक हो गया। लेकिन वो पृथक हुआ किससे, तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी वो क्लोरीन से पृथक हुआ है। तो जब क्लोरीन से पृथक हुआ है तो क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, तो वो दोस्तों अलग हो जाएगा। तो दोस्तों जब क्लोरीन आपका अलग हो जाएगा ना तो जो ये आपके आयन है ना हाइड्रोजन आयन, तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, ये क्या करता है कि जल के अणु के साथ संयोजित हो जाता है। तो जब दोस्तों आपका हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ संयोजित होता है ना तो उस स्थिति में क्या होता है कि यह बना लेता है जल के साथ जुड़कर H3O+। अब आप लोग बोलिएगा कैसे, क्योंकि पहले क्या था, तो पहले दोस्तों था आपका H2O। ठीक है, H2O कहने का मतलब कि पहले इसमें आपके हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे, ठीक है, और ऑक्सीजन को हो गए तो एगो। जब यहाँ पर H आयन पृथक हुआ है, हाइड्रोजन आयन पृथक हुआ है, तो क्या करेगा कि जल के अणु के साथ संयोजित होगा। तो उस स्थिति में जो हाइड्रोजन के अणु है वो कितने हो जाएंगे, पहले था 2 गो, एगो आके इसमें जुड़ गया तो क्यों कौ हो गया, तो हो गया 3 गो यानी H3 और O+। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने प्लस का चिन्ह इसलिए दर्शाया क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन में जो प्लस है वो क्या है, वो आयन ग्रुप में है, मतलब यहाँ पर इसके एक प्लस दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये जल के अणु के साथ जुटेगा तो इसके साथ तो कोई माइनस, इसके साथ तो इसको कोई उदासीन करने वाला तो जल के साथ तो कोई है ना, क्योंकि जो वो है जो हाइड्रोजन है ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या किए हैं, एक यौगिक अपना तैयार कर लिए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जल। और जब ये जल के अणु के साथ ये जुटेगा तो कहीं ना कहीं जो हाइड्रोजन का आयन होगा प्लस वो तो दिखेगा ना यहाँ पर, बताइए, भले वो हाइड्रोजन 2 से क्या हो जाए, अब बेसी हो जाए, मतलब H3 हो जाए, लेकिन यहाँ पर इसके आयन क्या होंगे, दिखेंगे। मतलब इसका तात्पर्य यही हुआ कि इस H3O में एगो जो हाइड्रोजन है वो क्या हुआ है, वो मतलब दोस्तों अलग से जुट गया है। ठीक है, मतलब वो क्या है, वो अलग है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसी को जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। यानी कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन आयन जल के अणु से जुड़कर क्या बनाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो जल के अणु के साथ जुड़कर बनाया है H3O+, और इस H3O+ को हम लोग हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। इसीलिए 12 का जो राइट ऑप्शन होगा जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में तो दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसको ना ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, इस चीज़ को आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा। चलते हैं 13 नंबर पर। देखिए 13 नंबर में आप लोग से क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, इसमें दोस्तों आप लोग से बोला जा रहा है अचार बनाने में रक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि अचार बनाने में रक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अचार बनाने में रक्षक के रूप में जो उपयोग किया जाता है
वो किया जाता है दोस्तों सिरका का। किसका? तो सिरका का। कभी कभी दोस्तों सिरका ना देकर नमक भी दे देगा कि नमक उपयोग किया जाता है, तो नमक का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तो मतलब नमक भी है और सिरका भी है। तो दोस्तों आप लोग सिरका ही सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर तौर पर सिरका ही क्या किया जाता है और मतलब सेलेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर पर। देखिए 14 नंबर में आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल होता है। दोस्तों आपको बताना है उस अम्ल का नाम। तो दोस्तों देखिए संतरा हो या नींबू हो, दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है और दोस्तों आपको बताना है कि उस अम्ल का क्या नाम है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि संतरा और नींबू, कहने का मतलब कि अगर जो अम्ल आपका संतरा मिलेगा वही अम्ल आपका नींबू में भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संतरा का। तो दोस्तों जो संतरा होता है उसमें पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल। देखिए आप लोग इसको समझ कर रखिएगा, स से होता है संतरा और स से होता है आपका साइट्रिक। तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जब यह साइट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो अम्ल होगा वो नींबू में पाया जाएगा, क्योंकि संतरा भी क्या होता है आपका खट्टाई होता है और नींबू भी क्या होता है आपका खट्टाई होता है। मतलब कहने का मतलब कि नींबू और संतरा दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के, मतलब कि दोस्तों एक दूसरे जैसा ही दिखाई देते हैं, इसीलिए दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। तो 14 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। बात करते हैं 15 नंबर पर। देखिएगा 15 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दही में कौन सा अम्ल होता है। अब भाई देखिए जो दही होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है आप लोग को बताना है। तो मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो दही होता है वो कैसे बनता है। तो दोस्तों वो दही जो होता है वो बनता है दूध, यानी दूध से क्या होता है वो दही में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। और दूध को दही में चेंज करने वाला जो आपका बैक्टीरिया है, जो आपका जीवाणु है, वो होता है लैक्टोबैसिलियस। इसे दोस्तों आप लोग हो सकता है जानते होंगे कि लैक्टोबैसिलियस एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक ऐसा जीवाणु है जो कि दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों लैक्टोबैसिलियस के नाम के आधार पर ही, इसी के नाम के आधार पर दोस्तों अम्ल का एक नाम लिया गया है जिसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक। याद रखिएगा ये जो लैक्टिक अम्ल है दोस्तों ये आपके लैक्टोबैसिलियस के आधार पर ही, मतलब इसके दोस्तों मिलता जुलता ही क्या यह नाम है। तो हम लोग तो इतना जानते हैं कि जो दही होता है वो दूध से बनता है और दूध को दही बनाने में जो योगदान है जीवाणु का वो होता है लैक्टोबैसिलियस का। और उस लैक्टोबैसिलियस हम लोग जानेंगे कि जो दही होता है उसमें पाया जाता है कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल। तो 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 16 नंबर में। मोटर गाड़ी के बैटरी में किसका उपयोग बैटरी अम्ल के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों देखिए बिना दोस्तों मैं यहाँ पर समय को गवाए मैं आप लोग को बताता हूँ कि मोटर गाड़ी के बैटरी में जिस किसी का भी बैटरी अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है वह अम्ल कहलाता है दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि दोस्तों आपका प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग 16 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। चलते हैं 17 नंबर पर। देखिएगा 17 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, खाद्य एवं विस्फोटक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा अम्ल है जिसका प्रयुक्त किया जाता है खाद्य एवं विस्फोटक बनाने में? तो दोस्तों खाद्य एवं विस्फोटक बनाने में जिस किसी भी अम्ल का प्रयुक्त किया जाता है उस अम्ल का नाम होता है नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक अम्ल। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि खाद्य और विस्फोटक बनाने में जो अम्ल होता है वो होता है नाइट्रिक। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बात करते हैं 18 नंबर में। देखिए 18 नंबर में दोस्तों आप लोग से बोला जा रहा है चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों चींटी और मधुमक्खी इन दोनों के डंक में जो अम्ल होता है वो एक ही होता है। तो आपको बताना है कौन सा अम्ल वो होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए जो चींटी और जो मधुमक्खी होता है उनके जो डंक होते हैं उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों आपका मेथेनाइक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो मेथेनाइक अम्ल भाई मोरे पाया जाता है। और इस मेथेनाइक अम्ल को ही हम लोग फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। यानी कि जो फॉर्मिक या जो मेथेनाइक वो अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही हैं। और इनको दोस्तों हम लोग अलग अलग नामों से क्या करते हैं संबोधित करते हैं। कहीं कहीं इसको हम लोग फॉर्मिक बोलते हैं तो कहीं कहीं इसको हम लोग मेथेनाइक बोलते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में लिया है बी और सी दोनों, क्योंकि जो फॉर्मिक वही मेथेनाइक है, जो मेथेनाइक है वही फॉर्मिक है। तो 18 का जो राइट ऑप्शन होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 19 नंबर पर। देखिएगा 19 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हमारे पेट में किस अम्ल का स्राव होता है। आपको दोस्तों उस अम्ल का नाम बताना है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को बताया होगा कि हमारे पेट में जिस भी अम्ल का स्राव होता है वो दोस्तों जो अम्ल है वो होता है कौन सा बताइए, वो कौन सा अम्ल होता है। तो दोस्तों वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों हमारे पेट में जो अम्ल का स्राव होता है उस अम्ल का नाम होता है
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जो कि 1% से भी कम होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि 19 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 20 नंबर पर। देखिएगा 20 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है एंटासिड मूलतः होते हैं। आपको बताना है कि जो एंटासिड है वो मूलतः क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो एंटासिड है वो मूलतः क्षारीय होता है, क्योंकि जो भी मतलब कि आपका अगर आपके पेट में दोस्तों अम्ल की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो अम्ल की जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इस अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम लोग कोई ना कोई वस्तु क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसा हम दोस्तों हम लोग पदार्थ खाते हैं दवा के रूप में, जो कि अम्ल की मात्रा को कम कर सके। और अम्ल की मात्रा को वही कम कर सकता है जो कि दोस्तों वो क्षार होगा, क्योंकि अम्ल और क्षार परस्पर विक्रिया कर क्या करते हैं, अपने आप को उदासीन कर देते हैं। तो दोस्तों जो एंटासिड है ना वो एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है जो कि अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो 20 का राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा, तो क्षारीय। 21 नंबर में आप लोग से कहा जा रहा है इनमें से कौन सा भस्म चमड़े को जला देते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो भी भस्म चमड़े को जला देता है तो इसका मतलब ये है कि उस भस्म में जो दोस्तों मात्रा है, भस्म की क्षार की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी क्षार की जो सांद्रता है वो काफ़ी अधिक है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि हमारा जो क्षार है वो काफ़ी कैसा है, तो वो प्रबल है, काफ़ी मतलब कि दोस्तों इसमें जो क्षमता है क्षार का, इस क्षारीय पदार्थ का वो बहुत ही दोस्तों ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि ये जो हमारा भस्म है वो कैसा है, तो प्रबल है। तो दोस्तों आपका जो प्रबल क्षार है वो कौन कौन होगा, तो मैं आप लोग बता दूं कि जो प्रबल क्षार है वो होता है दोस्तों, एक होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और एक होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यानी दोनों को दोनों जो आपके क्षार है वो कहलाते हैं दोस्तों आपका प्रबलीय क्षार, यानी काफ़ी प्रबल क्षार होते हैं। और इन्हीं दोनों क्षारों में ऐसा समर्थ होगा जो कि चमड़े को भी क्या कर सकता है, जला सकता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग 21 का जो राइट ऑप्शन है हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी के, क्योंकि यहाँ पर दिया जा रहा है ए और बी दोनों, क्योंकि ए में क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है, और यहाँ पर दिया जा रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि यह भी क्या है, प्रबल क्षार है। तो ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 22 नंबर पर। देखिएगा 22 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कौन सा ग्रह हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा होता है। दोस्तों आपको उस ग्रह का नाम बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों जो भी ग्रह हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा होता है वह ग्रह दोस्तों कहलाता है आपका शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर दोस्तों चारों को चारों जो इनका वातावरण है वो हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग समझ के रखिएगा कि जब इनका वातावरण ही हल्के पीले सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा हुआ है तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी जीवन संभव नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल काफ़ी दोस्तों प्रबल अम्ल होता है, और इसके दोस्तों प्रभाव से क्या होगा कि हमारे चमड़े क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं, गल सकते हैं। और जब दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षमता गलाने की होती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस ग्रह पर और कोई वस्तु या कोई अगर सजीव प्राणी भी अगर जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो दोस्तों गल जाएगा, यानी वहाँ पर बिल्कुल भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर बिल्कुल भी दोस्तों जीवन संभव नहीं हो सकता है। इसलिए जो ग्रह होगा वो कौन सा होगा, तो शुक्र होगा। तो 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 23 नंबर पर। देखिएगा 23 नंबर पर आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अम्ल भस्म सूचक रूप में केवल किसका व्यवहार प्रयोगशाला में किया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर यही ना बताना है कि अम्ल और क्षार सूचक रूप में केवल किसका व्यवहार प्रयोगशाला में किया जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोग यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हल्दी, चुकंदर और लाल गोभी का पत्ता ये सब हालांकि सूचक ही हैं, लेकिन इन सभी सूचकों का जो उपयोग है दोस्तों वो बिल्कुल भी प्रयोगशाला में नहीं किया जाता है। इन सूचकों का जो उपयोग है वो हम लोग दोस्तों घरेलू तौर पर या प्रायोगिक तौर पर तो कर सकते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों इन सूचकों का हम लोग यूज प्रयोगशाला में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही दोस्तों बिल्कुल क्या होते हैं, ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी ये उपचयित हो जाते हैं। और जब यह उपचयित हो जाते हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से अम्ल और क्षार को, यानी उसके जो व्यवहार होते हैं, अम्लीय और क्षारीय गुणों का जो व्यवहार होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। जबकि जो लिटमस होता है इसमें ऐसे गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इसलिए दोस्तों हम लोग प्रयोगशाला में केवल और केवल लिटमस पत्र का ही प्रयोग अम्ल और क्षार सूचक रूप में करते हैं। तो 23 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 24 नंबर पर। देखिएगा यहाँ पर 24 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है,
क्षार रंगहीन फिनॉल फैथरीन को परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों आप लोग सोच समझ कर यहाँ पर बताइएगा, क्षार रंगहीन फिनॉल फैथरीन को किस में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो क्षारीय पदार्थ होता है वो रंगहीन फिनॉल फैथलीन को परिवर्तित कर देता है गुलाबी रंग में। ठीक है, तो 24 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 25 नंबर पर। देखिएगा 25 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अम्ल पीला मेथिल ऑरेंज को, आपको बताना है कि जो अम्ल होता है वो पीला मेथिल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों जो अम्ल है ना वो पीले मेथिल ऑरेंज को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए 25 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं 26 नंबर पर। देखिएगा 26 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन ऑल्फैक्टिक सूचक है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि ऑल्फैक्टिक सूचक क्या कहलाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि ऑल्फैक्टिक सूचक क्या होता है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाइएगा तो इसका ऑप्शन भी क्या करिएगा आप लोग अच्छे से दे पाने में समर्थ हो पाइएगा। तो दोस्तों देखिए ऑल्फैक्टिक सूचक एक ऐसा सूचक होता है जो अम्ल में अपना अलग गंध प्रदर्शित करता है और क्षार में अपना अलग गंध प्रदर्शित करता है। यानी इनका जो गंध होता है वो एक समान नहीं होता है। यानी अम्ल दोस्तों इनका जो गंध होता है वो अलग होता है और क्षार में जो इनका गंध होता है वो अलग होता है। यानी यह अम्ल और क्षारीय रूप में क्या करते हैं, अपने अलग अलग गंधों को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे सूचक को हम लोग ऑल्फैक्टिक सूचक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ना, प्याज, लवंग का तेल, बेनित्रा इत्र, ये तीनों ऐसे पदार्थ हैं जो कि दोस्तों अम्ल और क्षार में अपने अलग अलग गंधों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए हम लोग इन सूचकों को ऑल्फैक्टिक सूचक के नाम से जानते हैं। इसीलिए 26 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 27 नंबर पर। देखिएगा 27 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि धातु के कार्बोनेट कौन सा। तो देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर कोई धातु के कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो CaCO3 है ना ये क्या हुआ, धातु का कार्बोनेट, क्योंकि धातु इसमें है कैल्शियम। तो जो धातु कार्बोनेट है वो क्या कर रहे हैं, अम्ल से अभिक्रिया। तो मान चलते हैं इसमें हम लोग कोई अम्ल ले लेते हैं दोस्तों HCl। ठीक, यहाँ पर हमने दोस्तों HCl ले लिया और हम लोग अभिक्रिया करेंगे। तो जरा अभिक्रिया कराइए तो यहाँ पर अभिक्रिया कैसा होगा। तो देखिए जब अभिक्रिया कराएंगे ना तो जो Ca होगा वो Cl के साथ मिलकर बना लेगा CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड आप प्लस। और देखिए यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दू को लगा देंगे, दू, क्योंकि हाइड्रोजन को वो मुक्त अवस्था में तो नहीं रखता है, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा कैसा रहता है, H2 के रूप में रहता है, क्योंकि बिल्कुल भी मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 डाल दिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हो गए 2 गो। और हम लोग क्या करेंगे कि जो आप कार्बोनेट देख रहे हैं ना, कार्बोनेट कौन है, तो दोस्तों कार्बोनेट है आपका CO3। तो इस कार्बोनेट में से हम लोग एक ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। तो जब एक ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकालेंगे तो कार्बोनेट जो होगा वो कैसा चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा CO2 में। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, इस कार्बोनेट में से हम लोग एक ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे क्योंकि इस में ऑक्सीजन की जो संख्या है वो को है 3 गो है। तो इस ऑक्सीजन के परमाणु में से हम लोग एक परमाणु बाहर निकाल लिए, तो को बचा ऑक्सीजन परमाणु 2 गो। तो यहाँ पर बनेगा क्या, तो आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। आज जो आपका एक ऑक्सीजन निकला है ना वो आपके 2 हाइड्रोजन में जाकर ज्वाइन हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों आपका जल। तो आपको बोला है केवल यही ना कि कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो हाई तो जल है और हाई दोस्तों आपका लवण है, लेकिन बोला है कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो गैस दोस्तों आपका हाई वाला है कौन, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यही समझेंगे कि धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट, देखिए बाइकार्बोनेट भी क्या करेगा, वो अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही उत्पन्न करेगा। इसीलिए 27 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। धातुएं अम्ल एवं क्षार से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको उस गैस का नाम बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई दोस्तों एक धातु ले लेते हैं जो कि दोस्तों क्या कर सके, अम्ल से अभिक्रिया कर सके, साथ ही क्षार से अभिक्रिया कर सके। तो हमने दोस्तों एक अम्ल ले लिया Zn यानी कि जिंक, और इसको दोस्तों हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर कोई हमने यहाँ पर अम्ल ले लेते हैं H2SO4। देखिए H2SO4 जो है वो शांत अम्ल है, तो यहाँ पर हमने ले लिया। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया कराएंगे तो दोस्तों अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ही प्लस है और यहाँ पर हाई वाला माइनस है, हाई प्लस है। तो प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा
जोड़ेगा तो प्लस माइनस जुड़ के बन जाएगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट है। मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा, जिंक सल्फेट है। और प्लस में आपका क्या बचेगा तो H2 यानी कि आपका हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सी गैस उत्पन्न करती है, तो दोस्तों आपका जो गैस है वो निकल रहा है कौन सा, तो हाइड्रोजन गैस। हम थोड़ा बात कर लेते हैं किसका, तो क्षार का, क्योंकि यहाँ पर क्षार भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों धातु ले लेते हैं जिंक और यहाँ पर क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, NaOH। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो जानते क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पर बनेगा दोस्तों, देखिए Na है तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं Na, ठीक है, Na। और उसके बाद दोस्तों हो जाएगा Na2ZnO2, ये बन जाएगा जिंकेट, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये ऑक्सीजन भी जुड़ जाएगा, जिंकेट है। तो 28 नंबर में आपका दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा शायद हमको लगता है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये बना रहेगा जी। तो ये दोस्तों आपका बना रहा है यहाँ पर सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस में आपका क्या बच जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर बच जाएगा केवल आपका हाइड्रोजन है ना, है ये वाला ना, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग हाइड्रोजन गैस। तो आपने देखा कि धातुएं अगर दोस्तों अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है फिर भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है, अगर दोस्तों धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर रही है फिर भी आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि धातुएं जो होती है वो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके केवल और केवल हाइड्रोजन गैस से उत्पन्न करती है। तो 28 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 29 नंबर पर। देखिएगा 29 नंबर पर आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं धात्विक ऑक्साइड का। तो देखिए धात्विक ऑक्साइड में क्या ले लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड में ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हो गया धातु, ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड अम्ल से। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग अम्ल ले लेते हैं, कौन सा, तो अम्ल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों हम लोग अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए इसमें करेंगे अभिक्रिया तो बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड आप प्लस हाइड्रोजन है ना, तो मैंने आप लोग को अभी बताया हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है, 2HCl। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा H2 यानी हाइड्रोजन इधर 2 गए थे ना, वो हो जाएगा 2 को H2। और देखिए यहाँ पर CaCl2 तो हो गया, तो यहाँ पर कैल्शियम के साथ जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये आ जाएगा किसके साथ, तो H2 के साथ, तो बन जाएगा यहाँ पर H2O। तो हाई हो गया आपका लवण, हाई हो गया आपका जल। तो क्या बोला है कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो 29 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 30 नंबर पर। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, आपको बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय, इसे आप लोग हमेशा समझ के रखिएगा। अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। तो 30 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देखिएगा 31 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए बहुत ही दोस्तों VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ के रखिएगा। इसमें आप लोग से बोला जा रहा है अम्ल तथा जल के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है। दोस्तों आपको उस अभिक्रिया का नाम बताना है। तो देखिए अगर किसी भी अम्ल को अगर आप लोग जल में डालिएगा ना, तो दोस्तों क्या होता है कि जो अम्ल है जब वो जल में जाता है तो उस स्थिति में उस जल से भाप निकलता है, क्योंकि दोस्तों जो अम्ल होता है वो जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में भाप निकलता है, मतलब ऊष्मा निकलता है। और उस स्थिति में जो ये अभिक्रिया है वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। यानी आपके दोस्तों जो अम्ल है वो सांद्र हो या तनु हो, जब उसे हम लोग जल में डालते हैं ना तो जल में ये दोस्तों क्या करते हैं अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो अम्ल होते हैं वो जल में अपना गुण प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। और जब दोस्तों ये अपने जल में गुण अपना प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं तो उस स्थिति में इनसे क्या होती है ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलने लगती है। तो हम लोग यही समझेंगे कि उस जल में इनकी जो अभिक्रिया है वो होती है ऊष्माक्षेपी, यानी उससे ऊष्मा निकलती है भाप के रूप में। तो दोस्तों इसमें जो इनका राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 32 नंबर पर। देखिए तो 32 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि प्रबल अम्ल आपका केवल 2 ही होता है, नहीं 3 होता है। एक होता है आपका HCl, एक होता है आपका H2SO4 और एक होता है आपका HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, और दूसरा है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और तीसरा है आपका नाइट्रिक अम्ल। तो प्रबल अम्ल तो भाई तीनों है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें उपयुक्त सभी होगा, यानी 32 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप लोग याद रखना
देखना कि जो प्रबल अम्ल है वो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग प्रयोग सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बात करते हैं 33 नंबर पर। देखिए 33 नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आप लोग से क्या बोला जा रहा है, एंटीसेप्टिक के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि एंटीसेप्टिक एक क्रीम होता है। तो दोस्तों एंटीसेप्टिक जो क्रीम होता है उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो भी आपके मार्केट में एंटीसेप्टिक क्रीम आपके आते हैं ना, तो उस क्रीम में जो अम्ल होता है वो होता है दोस्तों आपका बोरिक अम्ल, जिसका आणविक सूत्र होता है H3BO3। क्या होता है, तो होता है दोस्तों H3BO3, ठीक है। तो दोस्तों यही आपका जो अम्ल होता है वो एंटीसेप्टिक क्रीम में सम्मिलित रहता है। इसलिए 33 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर 34 नंबर पर। देखिए तो 34 नंबर में क्या है, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है हमारे पेट के आमाशय रस में कितना प्रतिशत HCl का सांद्रण होता है। तो दोस्तों फटाफट आप लोग ऑप्शन देकर बताना कि हमारे आमाशय रस में जो HCl, आप लोगों को अभी मैंने बताया दोस्तों कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है। यानी कहने का मतलब कि हमारे आमाशय में जो अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो मात्रा होती है, जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 1% से भी कम होती है। इसीलिए हमारे दोस्तों जो 34 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 35 नंबर पर। देखिएगा 35 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन दुर्बल भस्म है यानी दुर्बल क्षार है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि दोस्तों जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका दुर्बल क्षार ना होकर बल्कि प्रबल क्षार है। जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका दुर्बल क्षार ना होकर आपका प्रबल क्षार है। और इनको छोड़कर जो भी आपके क्षार मिलते हैं ये सब आपके दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, ये तो आपका प्रबल क्षार है। और ये तो आपका क्षार है ना, ये तो क्या है आपका दोस्तों, ये आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं CaOH का होल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोस्तों आपका क्या है, तो दुर्बल क्षार है। तो इसीलिए हम लोग 35 का जो राइट ऑप्शन है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 36 नंबर पर। पीएच स्केल की खोज किसने की थी। दोस्तों ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल का खोज किया था। आप लोग को बताना है कि पीएच स्केल का खोज करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि पीएच स्केल का जो खोज है वो करने वाले थे दोस्तों सोरेनसन। कहीं कहीं सोरेनसन भी बोला जाता है। तो सोरेनसन अब वैज्ञानिक ही नहीं दोस्तों, सन 1909 ईस्वी में इस स्केल की खोज किया था, जिसमें दोस्तों हम लोग इस स्केल के माध्यम से ये पता कर पाते हैं कि कौन सा दोस्तों आपका जो विलयन है वो आपका दोस्तों अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं 37 नंबर पर। देखिएगा 37 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पीएच प्रतीक में पी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो पीएच होता है वो दोस्तों क्या होता है, पीएच स्केल में पीएच प्रयुक्त किया जाता है जो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। तो इसमें दोस्तों जो आपका पी है उसका मतलब क्या है, देखिए एच तो आप लोग समझ में आ रहा है। एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, जो कि दोस्तों इसी सांद्रता बताती है कि मतलब जो विलयन है आपका कैसा है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि दुर्बल है कि प्रबल है, मतलब इसके सांद्रता पर ही निर्भर करता है। लेकिन जो पी होता है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जो पी होता है इसकी जो उत्पत्ति है वो दोस्तों हुई है दोस्तों आपका पोन्टेज से। किससे हुई है, तो पोन्टेज। तो 37 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, तो पोन्टेज। आप लोग हमेशा याद रखिएगा पोन्टेज। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि दोस्तों इसी से क्या हुआ है, आपके पी की उत्पत्ति हुई है। 38 नंबर पर देखिए, इसमें आप लोग से बोला जा रहा है पीएच का मान विलयन में किस आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर। इसीलिए 38 का जो राइट ऑप्शन होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 39 नंबर पर। देखिएगा 39 नंबर में आप लोग से क्या बोला जा रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान बराबर है। तो दोस्तों जो विलयन आपका उदासीन होता है ना, वो होता है दोस्तों उसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि जो सोरेनसन द्वारा दिया हुआ जो आपका पीएच स्केल था उसका जो मानक जो मान है वो होता है 0 से लेकर 14 तक। कहाँ से दोस्तों, कहाँ तक, तो 0 से लेकर 14 तक। तो 0 से 14 के बीच में जब आपका 7 मिलता है तो उस स्थिति में हम लोग ये समझेंगे कि जो 7 है, देखिए जब भी सोरेनसन के पीएच स्केल में आपका किसी विलयन का मान अगर 7 प्रदर्शित होगा तो हम लोग समझेंगे कि हमारा जो विलयन है वो कैसा है, वो उदासीन है। और 7 से पहले जब हम जाएंगे, 7 से पहले 6 5 4 3 2, तो उस स्थिति में हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जो विलयन है वो हमारा अम्लीय है। 7 के बाद जाएंगे 8 9 10 11 12, तो हम लोग समझेंगे कि हमारा जो विलयन है वो क्षारीय है। तो दोस्तों जब भी आपका जो विलयन का पीएच मान है अगर वो 7 मिलेगा तो हम लोग समझेंगे क्या,
कि हमारा विलियन उदासीन है, तो इसका जो पीएच मान वो कैसा होगा, तो वो 7 होगा। तो 39 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं हम लोग यहाँ पर 40 नंबर में। मानव रक्त का पीएच मान होता है, आप लोग को बताना है। देखिए जितना सारा पीएच मान होगा ना आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन कैसा है दोस्तों, आपको पीएच मान पूछ देगा, किसका पूछ देगा कोई पता नहीं है। मैंने केवल आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही आ जाएगा, लेकिन हाँ इतना श्योर है कि किसी ना किसी का पीएच मान जरूर दे देगा पूछने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग दोस्तों सबका पीएच मान आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा। तो आप लोग बताइएगा कि जो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो कितना होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.2 से लेकर 2.4, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वही 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेते हैं। 41 नंबर में देखिएगा, इसमें आप लोग से क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है आधात्विक ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। आधात्विक ऑक्साइड यानी जो ऑक्साइड क्या हो, आधातु से बने हो। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कौन सा, तो दोस्तों हम लोग ले लेते हैं CO2, क्योंकि CO2 में ये जो आपका C है ये आपका क्या है, कार्बन यानी आधातु है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि कोई एक यहाँ पर क्षार ले लेता हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्षार ले लेते हैं KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों जो आपका पोटेशियम है यानी जो हाइड्रोजन है वो तो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे 2। आप देखे होंगे कि पोटेशियम या फिर दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। तो इसके लिए यहाँ पर लगा देंगे 2। तो ये हो गया K, यानी कहने का मतलब कि हाइड्रोजन हो गया 2 गो, ऑक्सीजन हो गया 1 गो। तो हम लोग क्या करते हैं कि कहना में से 1 ऑक्सीजन इसको दे देंगे, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि इसके पास 2 गो ऑक्सीजन है तो 1 गो दे देंगे। तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3 गो, यानी बन जाएगा ये कार्बोनेट यानी CO3। आज जो CO3 है ना ये जुड़ जाएगा आपके पोटेशियम के साथ, समझते रहे ना बात को। हे में से 1 ऑक्सीजन निकला तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन 3 गो, बन गया कार्बोनेट CO3। ये जो कार्बोनेट है वो बन गया मूलक, ये जो मूलक है वो जुड़ जाएगा धनायन मूलक के साथ, किसके साथ, तो पोटेशियम के साथ। तो जुट के बनाएगा KCO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट। और देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन को हो गया 2 गो, क्योंकि 2H यानी हाइड्रोजन है 2 गो, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग H2। एक ऑक्सीजन बाहर निकाल लिए, 2 गो था ऑक्सीजन यहाँ पर, में 2 गो था तो 1 गो बाहर निकाल लिए तब ना बना यहाँ पर कार्बोनेट। तो 2 गो बाहर, 2 गो में से वो निकाल लिए तो को बचा 1 गो, तो 1 गो यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या बन गया, पोटेशियम कार्बोनेट, यानी पोटेशियम कार्बोनेट आपका हो जाएगा लवण, आई हो जाएगा आपका जल। तो यानी कहने का मतलब कि आधात्विक ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो 41 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लवण एवं जल। तो इसी को आप लोग क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं 42 नंबर पर। देखिएगा पीएच स्केल में प्रबल अम्ल का मानक मान होता है। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि जो प्रबल अम्ल है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो प्रबल अम्ल होता है वो होता है 0 से 3 के बीच, क्योंकि देखिए जब हम लोग यहाँ पर पीएच स्केल का मानक लेते हैं ना, कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 तक, बीच में होता है 7। आपको पता है कि 7 से पहले होता है अम्लीय, 7 के बाद होता है क्षारीय। तो दोस्तों 0 से 3 तक जो आपका मानक जो मान होता है वो होता है प्रबल अम्ल के लेकर। क्यों, क्योंकि 0 से 3 के बीच इनकी जो अम्लीय जो शक्ति होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब दोस्तों इसकी जो अम्लीय शक्ति होती है जब ज़्यादा होती है, कब, जब 0 से 3 के बीच रहती है तब। और जब इसको हम लोग बढ़ाएंगे 3 से लेकर जाएंगे 4 पर, फिर 5 पर, फिर 6 पर, फिर दोस्तों आएंगे 7 पर, तो धीरे धीरे इसकी जो अम्लीय शक्ति है वो घट ना रही है, बताइए। और जब इसकी धीरे धीरे शक्ति जब इसकी घटेगी, अम्लीय शक्ति घटेगी, तो जो आपका अम्ल है वो प्रबल थोड़ी ना रहेगा, मजबूत थोड़ी ना रहेगा, वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, यानी वो दुर्बल होता जाएगा। तो दुर्बल क्यों होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे उदासीन होते जा रहा है। अम्ल की मात्रा यानी अम्ल का जो प्रभाव वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है। जब अम्ल का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है तब ना यह दोस्तों उदासीन पर जा रहा है, क्योंकि उदासीन का मान कितना है, 7। तो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रबल अम्ल का जो मानक होगा वो 0 से 3 तक ही होगा। इसके आगे अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4-5 में, तो यह दुर्बल हो जाएगा। इसीलिए 0 से 3 तक क्या रखेंगे हम लोग, रेंज रखेंगे। तो 42 का ऑप्शन जो होगा आपका ए, वही क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर पे क्या बोला जा रहा है, पीएच स्केल में दुर्बल क्षार का मानक मान होता है। तो देखिएगा दोस्तों उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी समझेंगे। देखिए पीएच स्केल का हमने यहाँ पर मानक ले लिया, तो 0 से हो गया 14 तक, ये हो गया दोस्तों आपका 7। तो दोस्तों देखिए यहाँ ये आपका जो 7 ये क्या है, ये होता है उदासीन के लेकर, किसके लेकर, तो दोस्तों उदासीन के लेकर, ठीक है। और जब दोस्तों हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, 7 से आगे बढ़ेंगे, तो वो क्या करता है, विलयन के क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जब हम लोग 7 से आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अपना क्षारीय गुण प्रदर्शित करना शुरू कर देगा। तो जब ये धीरे धीरे अपना क्षारीय गुण प्रदर्शित करना शुरू कर देगा तो उस स्थिति में जो इसका क्षारीय जो गुण होगा वो कम रहेगा, कमजोर रहेगा। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए ट्रेनें है, तो जब ट्रेन जब खुलती है तो एक बैगे थोड़ी स्पीड हो जाएगी, धीरे धीरे क्या होती है, उसकी जो गति होती है वो कम रहती है, क्योंकि वो खुलना शुरू हुई है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों
दोस्तों इसका जो क्षार है वो अपना प्रकृति शुरू कर रही है, तो उस स्थिति में जो इनका क्षार का जो दोस्तों जो प्रभाव होगा, जो गुण होगा वो कम होगा, यानी दुर्बल होगा। तो ये जो दुर्बल होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो मैं बता दूं यह दोस्तों होगा 8 से लेकर 10 तक। कहाँ से कहाँ तक, तो 8 से लेकर दोस्तों 10 तक। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो 8 से लेकर देखिए 7 तक का होता है उदासीन, और 8 से जैसे ही हम लोग 10 तक पहुँचेंगे ना तो ये रहता है दुर्बल तक। लेकिन जैसे ही हम लोग 10 से अगर आगे जाएंगे 11 पर पहुँच जाएंगे तो दोस्तों जो क्षार होता है वो प्रबल हो जाता है। इसीलिए आप लोग हमेशा याद रखना कि 8 से 10 के बीच जो आपका क्षार होता है वो होता है दुर्बल, और जब हम लोग 11 से 14 के रेंज में आएंगे तो वो हो जाता है प्रबल। तो आपके 43 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 44 नंबर पर। चूना जल का पीएच कितना होता है, तो आपको बताना है चूना जल का पीएच का मान कितना होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि चूना जल के पीएच का जो मान होता है वो होता है 11.0, यानी कि 11। इसीलिए 44 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 45 नंबर पर। देखिए 45 नंबर पर बोल रहा है दांत का ऊपरी परत कहलाता है। तो देखिए दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो दांत का ऊपरी परत होता है वो कहलाता है इनेमल, जो कि कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, और इसे दोस्तों हम लोग इनेमल के नाम से जानते हैं। और इसी के कारण दोस्तों हमारे दांत का जो मतलब दांत जो होता है हमारा दोस्तों काफ़ी मजबूत होता है, ठीक ना। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ होता है वो होता है दांते, जो कि इनेमल से बना होता है। इसीलिए 45 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग हमेशा दोस्तों इन सबको दोस्तों याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, अगर आप लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो। चलते हैं 46 नंबर पर। देखिएगा इसमें बोला जा रहा है दांत का ऊपरी परत यानी कि इनेमल किससे बना होता है। तो अब ये बताएं कि जो हमारा दांत का ऊपरी परत होता है वो बना होता है इनेमल से, और जो इनेमल है वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। तो इसमें जो कैल्शियम फास्फेट है वो कहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो 46 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 47 नंबर पर। देखिएगा 47 नंबर में आप लोग से बोला जा रहा है बेकिंग सोडा का अणु सूत्र है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर बताना कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि बेकिंग सोडा का अणु सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को लिखते हैं NaHCO3। इस मतलब एच को हम लोग क्या बोलते हैं बाई, कभी कभी बोला जाता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसका जो व्यापारिक नाम होता है वो होता है खाने वाला सोडा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर दोस्तों खाने वाला सोडा को यहाँ पर बेकिंग सोडा के नाम से क्या करेंगे जानेंगे। क्योंकि कहीं कहीं पर अगर आपको क्वेश्चन चेंज कर दे बोल दें कि खाने वाला सोडा का अणु सूत्र क्या है तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। खाने वाला सोडा को ही हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलते हैं 48 नंबर पर। देखिएगा इसमें दोस्तों आप लोग को बोला जा रहा है धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए जो धोने का सोडा वो व्यापारिक नाम है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा, तो दोस्तों आप लोग को बताना है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि सोडियम कार्बोनेट जो डेकाहाइड्रेट है वही दोस्तों धोने के सोडा का रासायनिक नाम होता है, जिसका अणु सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी इसमें 10 गुनी क्या होती है जल की मात्रा होती है। तो इसे आप लोग हमेशा समझ के रखिएगा। इसी को हम लोग धोने के सोडा क्या करते हैं नाम से संबोधित करते हैं, जो कि इसका व्यापारिक नाम होता है। 49 नंबर पर देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि CaOCl2 का जो प्रचलित नाम है वह है विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें आप लोग से बोला जा रहा है निम्न में से कौन जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना वो जल के साथ बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है, जिसका आणविक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 इंटू होता है हाफ H2O। बात को समझ रहे ना। तो ये क्या करता है दोस्तों कि जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके यह जिप्सम के रूप में जो आपका जिप्सम होता है, देखिए जिप्सम क्या होता है उसके आणविक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ये देखिए ये जो आपका यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना यही क्या करता है कि जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके जिप्सम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 50 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं 51 नंबर पर। देखिएगा 51 नंबर में क्या बोला जा रहा है थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में कौन से अम्ल की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों जब भी थकान होता है ना तो उस समय थकान के समय हमारे शरीर के मांसपेशियों
मांसपेशियों में जो अम्ल की उत्पत्ति होती है उस अम्ल का नाम होता है लैक्टिक अम्ल, जिससे कि दोस्तों हमारे शरीर में, हमारे मांसपेशियों में, हमारे कमर में, हमारे जोड़ों में क्या होता है दोस्तों, दर्द उत्पन्न होने लग जाता है। किसके? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल के कारण। तो आप लोग समझ कर रखिएगा कि 51 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे लैक्टिक अम्ल को। ठीक है, चलते हैं 52 नंबर पर। देखिएगा 52 नंबर पर आप लोग से बोला जा रहा है झाड़ी में उगने वाला पौधा है। तो भाई मोरे झाड़ी में उगने वाला ढेर सारा पौधा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर यहाँ पर दोस्तों ये काफी विशेष पौधा है, कोई मतलब कि सामान्य कोई पौधा नहीं है। तो दोस्तों आपको उस पौधे का नाम बताना है कि जो झाड़ियों में उगता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि झाड़ी में जो उगने वाला जो पौधा है वो होता है नेटल का। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नेटल के डंक में। तो आप लोग घबरा जाते हैं कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक मैथेनाइक वही अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो जो नेटल होता है ना वो एक प्रकार का कोई जीव नहीं होता है, वो एक प्रकार का दोस्तों पौधा होता है जो कि झाड़ियों में उगने वाला पौधा होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 53 नंबर पर। देखिएगा इसमें आप लोगों से क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि इस पौधे के पत्ते रगड़ने से खुजली दूर हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग बताना कैसा कौन सा पौधा है। देखिए जो नेटल का पौधा है ना उसमें दोस्तों कांटे होते हैं, अगर उसका पत्ता या कांटा अगर हमारे शरीर में धंसता है तो हमें दोस्तों खुजलाहट शुरू हो जाती है, हम खुजलाने लगते हैं। तो अब इसको तो दूर करना है। तो अब आप लोग बताना कि खुजली को दूर करने में ऐसा कौन सा पौधा है जिसके पत्ते को रगड़ने से जो हमारी खुजली होती है वो दूर हो जाती है। ये जो उपचार है ना ये दोस्तों औषधि के तौर पर किया जाता है, यह दोस्तों आपके वैदिक तौर पर किया जाता है। वैदिक मतलब पहले वैद्य उधराते थे ना, जब हमारे अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं थी अंग्रेजों से पहले, तो उस समय ऐसा ही क्या किया जाता था, उपचार किया जाता था। तो आपको बताना है कि कौन सा पौधा है जिसके पत्ते को रगड़ने से खुजली दूर हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो डॉक है, डॉक एक ऐसा पौधा है जिसके पत्ते रगड़ने पर जो खुजली होती है वो दूर हो जाती है। अब भाई जहाँ तहाँ ना जहाँ खुजली हो के वही रगड़िया जा। अब मान लीजिए खुजली हो रहा है पैर में, रगड़वा पेट में, तो कहाँ से दूर होगा, नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 54 नंबर पर। देखिएगा 54 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, निम्न में से भास्मिक मूलक, भाई मोरे भास्मिक मूलक कौन है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताना है कि भास्मिक मूलक कैसा होते हैं, भास्मिक मूलक कौन नहीं है, भास्मिक मूलक कैसे होते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि निम्न में से जो भास्मिक मूलक होते हैं वो होते हैं दोस्तों आपका धनावेशित यानी धनायन होते हैं। इसीलिए 54 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं 55 नंबर पर। देखिएगा 55 नंबर पर आप लोग से क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन समान अम्लीय मूलक है। तो देखिए दोस्तों समान अम्लीय मूलक हम लोग कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर आप लोग दोस्तों ध्यान से समझने की यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर एक यौगिक ले लिया, ठीक है, CaCl2। तो देखिए CaCl2 में ये आपका प्लस आयन हुआ और ये आपका माइनस आयन हुआ, और ये दोनों आपका क्या चाहिए, मूलक है। तो इस मूलक हम लोग बोलेंगे धनायन मूलक और इस मूलक हम लोग बोलेंगे ऋणायन मूलक। जो धनायन मूलक होता है उसको बोलेंगे हम लोग भास्मिक मूलक, जो कि आप लोगों ने अभी जाना, भास्मिक यानी क्षारीय मूलक। और ये जो आपका मूलक है क्लोरीन जो ऋणायन है इसको हम लोग बोलेंगे अम्लीय मूलक है। यदि दोस्तों इसी मूलक जैसा कोई और मूलक मिल जाए, जैसे कि ये CaCl2 है ना, अगर दोस्तों इसी के जैसा अगर हम लोग कोई और ले लें तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा है, तो वह समान अम्लीय मूलक है। यानी कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या है, एगो दोस्तों है आपका NaCl है ना, बताइए NaCl। तो NaCl में जो Na है वो आपका क्या हो जाएगा, Na प्लस, ये आपका हो जाएगा धनायन जो कि आपका क्षारीय मूलक है। जो Cl है वो क्या हो जाएगा, ये आपका दोस्तों हो जाएगा ऋणायन जो कि आपका अम्लीय मूलक है। और यही पर ले लेंगे KCl। तो ये आपका दोस्तों हमको यहाँ पर अम्लीय देखना है, तो हमको तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम से मतलब तो है ना, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, ये दोस्तों आपके क्षारीय मूलक होते हैं। हमको अम्लीय मूलक देखना है, तो अम्लीय मूलक कौन है, तो अम्लीय मूलक आपके ऋणायन वाला है। तो यहाँ पर जो ऋणायन है ना ये क्लोरीन और ये यहाँ पर भी क्या है क्लोरीन, तो ये दोनों समान है। तो जब ये इन दोनों देखिए यौगिक अलग अलग है लेकिन जो इनके ऋणायन जो मूलक है ये समान है, इसलिए बोलेंगे कि ये क्या है, ये समान अम्लीय मूलक है। समझे, ऐसे पहचान करेंगे। तो 55 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा देखिए इसमें क्या है, ये CL दोनों समान है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी और कोनों में नहीं मिलेगा, है कोनों में नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे समझेंगे। चलेंगे 56 नंबर पर। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से भास्मिक लवण कौन है। तो दोस्तों आप लोग बताना है कि भास्मिक लवण कौन है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों इनमें से जो भास्मिक लवण है वो है आपका PbOH देखिए भास्मिक मतलब क्षारीय, यानी कि जो क्षार होता है वो जल में आप क्या करता है कि वो OH आयन पृथक करता है, यानी जल में घुलकर जो क्षार होते हैं वो हाइड्रा ऑक्साइड आयन पृथक करते हैं। देखिए दोस्तों हमने गलती लिखा, OH प्लस लिखा है, OH माइनस आयन क्या करता है, पृथक करता है, OH माइनस। तो OH से क्या करेंगे, हम लोग पकड़ेंगे क्षार को। तो यहाँ पर देखिएगा क्षार को हम लोग बोलते हैं भस्म यानी भास्मिक लवण। तो इन सभी लवणों में जो यहाँ पर देख रहे हैं ना OH है, यहाँ पर OH शामिल है। यानी जब एक या एक से अधिक क्या रहता
रहते हैं OH आपके दोस्तों समूह अगर उपस्थित रहते हैं, हाइड्रोक्सिल इसको समूह बोलते हैं। कौन सा? हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिल। और जब H रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन समूह, या बोल सकते हैं हाइड्रोजन समूह, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल समूह। तो इसमें क्या है, ये वो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, तो बोलेंगे ये कौन सा आपका लवण है, तो यह भास्मिक लवण है। इसीलिए 56 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 57 नंबर पर। इसमें बोला जा रहा है आप लोग से प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवणों का जलीय विलयन होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवणों का जो जलीय विलयन होता है वो होता है उदासीन। इसको आप लोग समझ के रखिएगा। देखिए ए के पास भी शक्ति उतना ही है जितना शक्ति आपके बी के पास है, तो दोनों में से देखिए ना ए हारेगा ना बी हारेगा, दोनों क्या करेगा, मतलब दोनों की जो शक्ति वो बराबर हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। बराबर करेंगे मतलब ये अपने संतुलन में आ जाएगा। संतुलन मतलब यह संतुलित मतलब अपने आप को शून्य कर लेगा, और शून्य का मतलब होता है उदासीन। यानी जब अम्ल जितना आपका अम्ल है उतना ही अगर क्षार डाल दे तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या करेंगे, अभिक्रिया करके अपने गुणों को समाप्त कर देंगे, यानी उदासीन कर देंगे। तो इनका जो दोस्तों जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा, तो वो उदासीन होगा। आप लोग समझ कर रखिएगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी को। चलते हैं 58 नंबर पर। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवणों का जलीय विलयन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग बताना है कि दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवणों का जलीय विलयन कैसा होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवणों का जो जलीय विलयन होता है वो होता है क्षारीय। अब देखिए सबसे पहले हम आप लोग को यहाँ पर याद करने का तरीका बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। हाई क्या चाहिए दुर्बल, दुर्बल क्या चाहिए अम्ल, प्रबल क्या चाहिए क्षार। दोनों में बरियार कौन है, तो दोनों में बरियार है क्षार। तो जीती कौन, तो क्षार। तो केकर सरकार बनी, तो क्षार के। तो ऐसे आप लोग समझ के रखिएगा कि अम्ल जो है वो दुर्बल है, जो क्षार है वो प्रबल है। तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों का झगड़ा होगा तो उसमें कौन जीतेगा, तो क्षार जीतेगा। तो क्षार का सरकार बनेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो जलीय विलयन होगा वो भी कैसा होगा, तो वो भी दोस्तों आपका क्षारीय होगा। तो इसलिए दोस्तों हम लोग इसमें क्या कौन सा यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन, तो क्षारीय सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो 58 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 59 नंबर पर। देखिएगा 59 नंबर में आप लोग से यहाँ पर बोला जा रहा है काला सेंधा नमक में अशुद्धिक रूप में कण होते हैं। दोस्तों आप लोग बताना है कि काला सेंधा नमक में अशुद्धिक रूप में जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं 59 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल चिकनी मिट्टी के जो होते हैं वो कण होते हैं अशुद्धिक रूप में। किसमें, तो काला सेंधा नमक के रूप में, काला सेंधा नमक में। ठीक है, तो 59 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 60 में, इसमें बोला जा रहा है 60 नंबर में केक या पावरोटी का स्वाद मुलायम वे स्पंजी बनाने में सहायक होता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इनको मुलायम एवं स्पंजी बनाने में जो सहायक होता है वो होता है बेकिंग पाउडर। इसीलिए आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा कि इसमें हम लोग बेकिंग पाउडर का ही यूज करते हैं। तो 60 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलते 61 नंबर पर। देखिएगा 61 नंबर में आप लोग से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है अनाद्र। तो देखिए अनाद्र का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों अनाद्र का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल भी आद्र ना हो, यानी बिल्कुल नमी ना हो, उसी को बोलेंगे अनाद्र। तो दोस्तों अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है सोडा एस। देखिए सोडियम कार्बोनेट जब लिखेंगे ना Na2CO3 तो उसमें क्या होता है 10 गुना जल की मात्रा होता है। दोस्तों बताइए 10 गुना क्या होती है, जल की मात्रा होती है। ठीक है, तो जब ये 10 गुना जल की मात्रा जब खत्म हो जाएगा ना, जब इसको आप तोड़ दीजिएगा, जब इसको तोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस 10H2O। यानी जब अब इसको अनाद्र करिएगा तो जल इसमें जो नमी है वो खत्म हो जाएगा, जल की मात्रा खत्म हो जाएगा। तो छूछे कौन बच जाएगा, Na2CO3 यही ना बच जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, तो सोडा एस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए का होगा 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। मूर्ति बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए 62 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 63 नंबर पर। देखिए 63 नंबर में क्या बोल रहा है, इनमें से जल योजित लवण है। देखिए जल योजित लवण किसको बोलते हैं, जल योजित करने का मतलब कि जिसमें जल की मात्रा होती है, जो आर्द्र होता है उसी को बोलते हैं जल योजित लवण। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से, इसमें भी क्या है, जल है। क्योंकि देखिए जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट में 10 गुना जल की मात्रा है। कौन, तो 10H2O। जो आप यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर जो सल्फेट देख रहे हैं कैल्शियम सल्फेट, इसमें भी क्या है 2 गुना जल की मात्रा है 2H2O। जो आप कॉपर सल्फेट देख रहे हैं उसमें भी जल की मात्रा है कितना, तो 5H2O, यानी 5 गुना जल
जल की मात्रा है। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों तीनों में क्या है, तीनों में दोस्तों आपकी जल की मात्रा है। तो यानी कहने का मतलब कि क्या है कि दोस्तों ये सभी के सभी आर्द्र लवण हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 63 का जो राइट ऑप्शन है हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी उपयुक्त सभी में। यानी कोई भी दोस्तों अनाद्र नहीं है, सब का सब क्या है, आर्द्र है, यानी सब में क्या है, जल की मात्रा है। इसलिए 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं यहाँ पर 64 नंबर पे। देखिएगा 64 नंबर पे आप लोग को बोला जा रहा है यहाँ पर अग्निशामक यंत्र में निम्न में से सम्मिलित रहता है। दोस्तों देखिए अग्निशामक यंत्र का मतलब कि जो आग बुझाने में उपयुक्त रहता है, जो आग बुझाने में दोस्तों जो काम आता है उसी को बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। तो आप लोग बताना कि अग्निशामक यंत्र में कौन सा सम्मिलित रहता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें 64 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी जब आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को एक साथ अगर अभिक्रिया कराइएगा तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक गैस का निर्माण करते हैं जिसका नाम है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आप सभी को पता है कि ये दोस्तों क्या करता है, यह दोस्तों बिल्कुल भी जलने में सहायक नहीं होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग अग्निशामक यंत्र में इसका ही क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। तो 64 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 65 नंबर पर। देखिएगा 65 नंबर आप लोग से क्या बोला जा रहा है, अनाद्र कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। 66 नंबर पर क्या बोला जा रहा है, जल का अस्थायी खारापन दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है। खारापन यानी जो जल खारा होता है ना, तो उस खारापन को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें जो 66 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 67 नंबर में इसमें क्या बोला जा रहा है, 6 से 8% एसिटिक अम्लों को कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि 6 से 8% एसिटिक अम्लों को क्या कहा जाता है। तो 6 से 8% एसिटिक अम्लों को सिरका कहा जाता है, सिरका। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 68 नंबर पर क्या बोला जा रहा है, कौन सा सूचक थैलोफाइट वर्ग के लाइकन पौधे से निकाला गया बैगनी रंग का उदासीन अर्क होता है। तो दोस्तों इन सभी सूचकों में से जो लिटमस जो आपका सूचक है ना, जो लिटमस सूचक वो एक ऐसा सूचक होता है जो कि थैलोफाइट वर्ग के लाइकन पौधे से निकाला गया बैगनी रंग का एक उदासीन अर्क होता है। इसीलिए हम लोग 68 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए 69 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इसमें दोस्तों कहा जा रहा है वायु में खुला छोड़ने पर जो लवण वायु के जलवाष्प को अवशोषित कर पसीजने लग जाते हैं वह कहलाते हैं। यानी लवणों में भी कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनको अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो वे दोस्तों क्या करते हैं कि वो वायु के जलवाष्प के साथ दोस्तों अभिक्रिया करके मतलब वायु के जलवाष्प को अवशोषित करके वो पसीजने लग जाते हैं। मतलब उसमें आर्द्रता की मतलब उसमें दोस्तों गुण आ जाता है, वो आर्द्र हो जाते हैं। तो ऐसे लवणों को हम लोग परस्वेद लवण बोलते हैं। कौन सा लवण, परस्वेद लवण। देखिए इसमें ध छूट गया है तो इसमें ऐसे हम लोग लिख लेंगे परस्वेद। ये दोस्तों ऐसे रहता है, आएगा आप लोग ऑप्शन में ऐसे परस्वेद, ऐसे परस्वेद लवण। तो ये छूट गया दोस्तों, काफी मतलब हर बार में छूट गया है, आप लोग समझ कर दोस्तों रखिएगा। ठीक है, मैं कोई भी गलत नहीं बता रहा हूँ, सबका सब सही है, बस दोस्तों कहीं कहीं मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 69 का जो राइट ऑप्शन होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इस पीडीएफ का हमारे इस वीडियो का सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका 70 नंबर। इसमें आप लोग से बोला जा रहा है सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है मर्क्यूरस सल्फाइड, यानी HGS। क्या होता है, मर्क्यूरस सल्फाइड। तो दोस्तों HGS को आप लोग हमेशा याद में रखिएगा, इसी को हम लोग सिंदूर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इस वीडियो में कुल जितने सारे आपके क्वेश्चन थे उन सबको दोस्तों मैंने बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग के लिए कवर करा दिया है। दोस्तों इस प्रकार से आपके रसायन शास्त्र का जो आपका सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो चुका है। और साथ ही दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है उन सबको दोस्तों मैंने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। अगर दोस्तों आप लोग इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चले जाइएगा। उसमें दोस्तों मैंने इस जो मैंने यहाँ पर जो PDF लिया है ना वीडियो में, तो उसका मैंने लिंक वहाँ पर दे दिया है दोस्तों। वहाँ पर उस लिंक के माध्यम से आप लोग इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहले की बात ही अभी भी आप लोग से यही बोलूँगा कि अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से इन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन करना आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों सीख चुका होगा। आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो पहले के बाद ही दोस्तों मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।